वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले सबसे पहले मैं कुछ चीजें बताता हूं, जैसे कि कोई भी रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में हुआ है ना डेमोक्रेसी के लिए, या तो उसमें ज्यादातर मिडिल क्लास का रोल है, ठीक है ना। मिडिल क्लास क्योंकि सबसे ज्यादा सफर करती है यार, और ऊपर टॉप क्लास को कुछ मतलब नहीं होता। लेकिन इसमें एक ऐड बात ये करूंगा कि टॉप क्लास के कुछ लोग, नॉट एवरीवन बट कुछ लोग ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं, जो भावनाओं को समझ के मिडिल क्लास को उनको हेल्प करते हैं, तभी जाकर बहुत ज्यादा और हो जाता है रिवॉल्यूशन बहुत तगड़ा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो जनरली यहाँ पे मैंने पार्ट बाय पार्ट आपके लिए बनाया ताकि आपको याद हो जाए, एक कहानी की तरह, ज्यादा आपको टेंशन ना हो। जैसे अगर यहाँ पे देखें, मैंने लुई 16 का नाम लिखा है। देन नेशनल असेंबली लुई 16 को बनाया गया था। उसके बाद नेशनल असेंबली क्रिएट किया गया जिसमें मिराबियो एंड एबिसो उनको लीड किया गया। देन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, फिर नेपोलियन बोनापार्ट। ये कुछ इस तरीके का है। फिर कुछ टर्म्स है इसमें, जैसे गिलोटिन, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, रिवॉल्ट ऑफ वीमेन का बहुत बड़ा रोल होता ही होता है। अब हम पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट, जब लुई 16 को बनाया गया किंग, जो कि एज इट इज मोनार्कियल सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम क्या होता है पता है आपको? सिंपल राजा का बेटा राजा बनेगा, दैट्स इट। तो लुई 16 को बनाया गया तो उस समय फ्रांस में क्या है कि बहुत सारा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। क्यों? वार की वजह से कुछ बचा ही नहीं था। तो लुई 16 को जब बनाया गया तो ज्यादा कुछ था नहीं, तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए इसने शादी किया एट द एज ऑफ 20 विथ ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। उसके बाद इसने अपने आर्मी को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए डेफिनेटली पैसा चाहिए, इसके पास थे नहीं। तीनों ने क्या किया? टैक्स कुछ बढ़ाना शुरू किया। अब टैक्स बढ़ाना शुरू किया तो उसके बाद स्टेट जनरल, जैसे 3 स्टेट्स वहां पे उस समय डिवाइडेड थे। जैसे फर्स्ट स्टेट क्लर्की, सेकंड नोबिलिटी, थर्ड में बिग बिजनेसमैन, एवरीवन आते थे, स्मॉल पीजेंट, लेबर फार्मर, सब कुछ। तो क्लर्की और नोबिलिटी को नहीं देना पड़ता था कोई भी टैक्स, क्योंकि ये दोनों को बोला जाता भाई भगवान का देन ही है, बर्थ से मतलब माना जाता था, ठीक है। ये लोग नोबल आदमी हैं, इनको देने की जरूरत नहीं है, बड़े लोग हैं। थर्ड स्टेट ही सारा का सारा टैक्स पेमेंट करता था, फिर भी इनको बेनिफिट नहीं मिलता था, सारा बेनिफिट उनको मिलता था। तो फिर क्या हुआ, जब स्थिति बेकार थी और लोग फिर परेशान हो गए, क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज किया, फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, इसने टैक्स भी बढ़ा दिया, तो लोग के पास रोटी खाने के लिए आफत नहीं थी यार, मतलब बिल्कुल बुरी स्थिति थी, बहुत बदतर स्थिति, कहीं कहीं रिवॉल्ट होना शुरू हुआ। अब देखिए क्या हुआ। सबसे पहले नेशनल असेंबली कैसे क्रिएट हुआ, जब इन्होंने ऐलान किया कि अब स्टेट जनरल को बुलाया जाए। स्टेट जनरल जनरली राजा बुला सकता था अपने मर्जी से, लेकिन टैक्स बढ़ाना है या कुछ भी तो राजा अपने मर्जी से नहीं बना सकता था, उसका नियम था। लेकिन वो जब मीटिंग बुलाना चाहे बुला सकता था, वो उसकी मर्जी थी। लेकिन टैक्स बढ़ाना है या नहीं, ये सब कुछ पूरे स्टेट जनरल के अकॉर्डिंग होता था। तो तीनों लोग गए वहां पे, मीटिंग हुआ। तो रूल क्या था जानते हैं? पहले रूल सिंपल था कि एक ग्रुप में से, जैसे एक क्लर्क, एक स्टेट क्लर्की, अगर उसमें से कोई एक आदमी बोल देता था कि हाँ, मतलब उस पूरे में से कोई एक, तो पूरा ग्रुप को 1 वोट काउंट होता था। इस तरीके से जब हुआ तो इन्होंने बोल दिया थर्ड वर्ल्ड की अब ऐसा नहीं होगा, अब ये होगा कि हर ग्रुप के हर लोगों का 1 वोट काउंट होगा। मतलब डेमोक्रेसी का पहला इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ। और जनरली इसमें 2 फिलोसफर, जैसे जॉन लॉकी एंड जीन जैक्स रोसियो, ये 2 ऐसे लोग फिलोसफर थे जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करके, और इन्होंने ये चीज बहुत बड़ा किया था, जो बाद में जाके यूएसए ने भी फॉलो किया। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा पहला पॉइंट दिखा, जहां पे इन्होंने बोला कि सब किसी के वोट का एक वैल्यू होगा, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर ग्रुप को मिलाकर 1 वोट काउंट नहीं किया जाएगा, 1 पर्सन 1 वोट। तो यहाँ पे इन्होंने बात माना नहीं, और जब वहां पे जाके बैठते थे तो ये दोनों अच्छे से बैठते थे, एकदम अच्छे लेवल पे, और ये थर्ड स्टेट्स वाले को नीचे बैठाया जाता था या उनके पीछे, या मतलब बिल्कुल बुरी तरीके से हालत खराब थी इनकी। तो इन्होंने फिर यहाँ पे बाइकआउट किया और ये बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद थर्ड स्टेट्स वाले ने नेशनल असेंबली क्रिएट किया, ठीक है। नेशनल असेंबली क्रिएट किया जिसमें मैंने क्या बोला, मिराबियो एंड एबिशिप्स जो थे वो जनरली 2 मेन यहाँ पे लीडर थे। और आपको जान के होगा कि मिराबियो जो थी वो नोबल ग्रुप से थे, नोबिलिटी से ऊपर, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति, चूंकि वो जानती थी भावना को, इसलिए उससे प्रभावित होकर ही यहाँ पे आई थी। अब दूसरी चीज, आए थे। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं इनके आने के बाद, तो उसमें भी बहुत बड़ा रोल थर्ड स्टेट चूंकि ऑलरेडी फेस कर रहा था, इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि ये लोग मतलब बताया जा नहीं सकता, और जो किंग था वो बिल्कुल मानने वाला नहीं था। अब इन्होंने नेशनल असेंबली जैसे क्रिएट किया, इन्होंने सबसे पहले उसके बाद डिमांड रखा कि नहीं भैया अब ऐसा नहीं होगा, अब जो है थर्ड जनरल नहीं, सब कोई को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो राजा ने कुछ हद तक उस बात में मान भी लिया, ठीक है ना। और फिर वोटिंग राइट चूंकि सबको था नहीं, सिर्फ उन्हीं को था, तो डेमोक्रेसी की एक शुरुआत जरूर हो गया यहाँ से। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि किंग को इतना जल्दी बर्दाश्त होने वाला था नहीं, तो किंग साहब ने क्या किया कि वो चले गए दूसरे, जैसे पर्सिया वगैरह जाके वहां पर उन्होंने हेल्प मांगा, ठीक है, ताकि लड़ाई करके यहाँ फिर से अपना राज्य स्थापित कर सके। ये बात फिर से इन लोगों को पता चल गया। जब पता चला तो उस समय जैकोबिन क्लब, बहुत सारे क्लब वैसे बनने शुरू हुए, तो उसमें से एक क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसमें जनरली लो लेवल थर्ड स्टेट्स के लोग ही थे, गरीब ज्यादातर।
तो उसमें जैकोबिन क्लब में जो है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर उस समय लीड कर रहे थे। और ये जैकोबिन क्लब ने क्या किया कि जब देखा कि अब राजा ऐसे मानेगा नहीं, तो उसके बाद राजा की मतलब कर दी गई काम तमाम। ठीक है, राजा को किया गया मार, बात खत्म हो गया, मार दिया गया फाइनली। ठीक, उनको लगा कि अब राजा ऐसे भी एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा, इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही थी, राजा डेमोक्रेसी पे मान नहीं रहे थे और लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। रोटी कपड़ा को तो बात ही छोड़ दीजिए, ब्रेड तक बिल्कुल मुश्किल हो गया था। एम्प्लॉयमेंट की बात बिल्कुल ठप थी, मतलब सब कुछ खत्म था। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर उस समय थे तो उसको बोला गया था रेन ऑफ टेरर, आतंकवाद का जो समय बोला जाता है, या आतंक का समय बोलिए, आतंकवाद में आतंक। उसमें हुआ क्या था, रेन ऑफ टेरर। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर भी जो था वो बड़ा ही मतलब एक तरह से डिक्टेटरशिप का ही आप समझ लीजिए रूल था। उसने बोला उसका नियम जो नहीं मानता था उसको सजा दी जाती थी गिलियोटीन। गिलियोटीन क्या होता था, एक मशीन, ठीक है, एक मशीन जिसपे दो साइड से होता था और बीच में बिल्कुल तेज धार वाली ये चीज, और बिल्कुल उसको पकड़ उसका गर्दन उड़ा दिया जाता था। यार बहुत बहुत भयावह था, ठीक है ना। तो गिलियोटीन पे सीधे चढ़ा दिया जाता था, उसकी बात जो नहीं माना। अब इनकी वजह से ये हुआ कि डेमोक्रेसी की फिर से ऐसी की तैसी हो रही थी। अब क्या किया, लोगों ने फिर सोचा कि नहीं यार, इस तरह से कैसे काम चलेगा, किसी को भी गर्दन ऐसे मतलब काटना, ये तो मानव और ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल अगेंस्ट ही हो जाएगा। बाद में फिर लोगों ने अपना एक फिर ग्रुप बनाया सब कुछ इनके खिलाफ, और इन्हीं के मेंबर और इन्हीं के पार्टी के लोगों ने ही फिर इनको भी पकड़ के गिलियोटीन पे चढ़ा दिया। ठीक है, मतलब इनको पाया गया, जैसे ऐसे नहीं कि इनका नियम जो नहीं मानता था तो उसको पनिशमेंट के लिए भेजते थे, एक इन्होंने कोर्ट और बनाया हुआ था, वहां से इनको बोल दिया जाता था कि हाँ ये पनिशेबल है, गिल्टी फाइंड हुए, सीधा गिलियोटीन पे ले दिया गया। सेम एज कंडीशन इनके साथ भी किया गया और इनको गिलियोटीन जो बनाए थे खुद उन पे चढ़ा दिया गया, इनकी काम हो गई समाप्त। अब क्या हुआ, इस सब के बाद ये जो कुछ चीजें हुई थी, और एक चीज और मैं बोलूंगा, यहाँ पे मार्शलिस, ये जो है नेशनल एंथम, ये नेशनल एंथम जो है जनरली यहाँ नेशनल असेंबली में ये जब हुआ था बना रहे थे लोग, तो वहां पे रॉगेट डी लिजली इन्होंने उस समय गाया था, और यही नेशनल एंथम आज भी है फ्रांस का। ठीक है ना, मार्शलिस जिसको बोलते हैं, क्लियर। देन अब जॉन लॉक ही, जॉन वे जो फिलोसफर थे, जो डेमोक्रेसी को बिल्कुल बिलीव करते थे, और इनके फिलोसफी ही यूएसए ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद अब ये रेन ऑफ टेरर, गिलियोटीन और सबके हो जाने के बाद जैसे ही रॉबस्पियर का टाइम खत्म हुआ तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी खत्म हो गया। मतलब अब कुछ लोग वैसे नहीं थे, ना कोई लीडर खास था जो लीड कर सकता था और पॉजिटिव कर सकता था। तो उस केस में नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरा फायदा उठाया। नेपोलियन बोनापार्ट ने देखा कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसने जड़ को पकड़ा और फिर खुद को अपने आप को 1804 में अपने आप को ये वहां का किंग घोषित कर दिया कि भाई मैं ही हूं यहाँ का, ठीक है ना। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत अच्छे काम भी किए, इकोनॉमिकली बहुत अच्छे काम किए, खराब काम भी किए। जैसे खराब काम किया, पहले एक चलता था स्लेवरी, ठीक है ना। स्लेवरी क्या होता था, जिस तरह से इंसान को पकड़ के बेचा जाता है, इंसान बेचा क्या जाता था, यहां से जाकर वहां काम करेगा वो, फिर वहां से आएगा फिर उसको, और उनको थैलियों में, बोरे में या नाव के द्वारा, बहुत बुरी मतलब ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की तो ऐसे की तैसे की गई होती, ह्यूमन का कोई वैल्यू नहीं था। उनको बोरियों में पकड़ के एक जगह से दूसरे कंट्री में भेजा जाता था, उसका स्लेव होता था, वहां पे काम हो जाता था। फिर यहाँ पे ज्यादातर प्लांटेशन और यही थर्ड सेक्शन के प्लांटेशन वर्कर, लेबर, यही सब थे हाउस होल्ड में। तो इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने, चूंकि कुछ पहले जब रेन ऑफ टेरर इतने नेशनल असेंबली जब क्रिएट हुई थी उस समय बंद हो गया था स्लेवरी, मतलब गुलामी की दास्तां बंद हो गई थी, लेकिन इसने फिर से उसको स्टार्ट कर दिया। फाइनली फिर 1848 में आकर बंद हो गया, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर रीस्टार्ट किया था उसको। और नेपोलियन बोनापार्ट ने इकोनॉमिकली अच्छा काम तो किया था, लेकिन रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा तबाह, मतलब बहुत ज्यादा बर्बादी हुई थी। इसके कंडीशन में इसके समय में कुछ जरूर डेवलपमेंट जनरली हुआ था रोड एंड और सब का, लेकिन इसने बहुत गलत काम भी किए, जैसे एबोलिशन ऑफ स्लेवरी को फिर से रीइंट्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन था। प्लस नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरा एक बहुत बड़ा लीडर तो था, नेपोलियन बोनापार्ट भी सोचा था कि पूरे वर्ल्ड पे हमको कब्जा भी करना है, उसका एक एम भी बन गया था। फाइनली वो 1815 में वाटरलू में हार गया, ठीक है ना। और उसके बाद जनरली अभी जो मैंने ये कंडीशन आपको बताए जितना, उसके बाद डेमोक्रेसी का अगर आप ओवरऑल देखोगे, इसमें मैंने एक रिवॉल्ट ऑफ वीमेन, अब चूंकि जब इन लोगों ने बनाया द नेशनल असेंबली, इन्होंने डेमोक्रेसी के बहुत सारे नियम बनाए, लेकिन अभी भी वीमेन्स को अधिकार नहीं था वोट देने का, जो कि सबसे गलत था। और वीमेन जनरली काम करती थी, जैसे दूसरों के घरों में स्लेवरी, यही काम होता था वीमेन का, छोटे मोटे काम, घर में रहना और ये सब। वीमेन ने फिर इस पे स्ट्राइक किया,
और विमेन ने स्ट्राइक करके, जैसे इसमें माउंट एबू भी नाम उनका था जिन्होंने किया, और स्ट्राइक करके अपना हक मांगा और अपने वोट के हित में काम किया। याद रखिएगा, जब जब अगर विमेन्स का, जनरली लड़कियों का जब तक बराबर की वैल्यू नहीं होती है, जब तक उनका आप ये कह लीजिए कि एक तरीके से उनको इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तब तक कोई भी समाज कभी डेवलप नहीं करता, और वो समाज बर्बाद होगा ही होगा अगर उसने रिस्पेक्ट नहीं किया औरतों को तो। ठीक है, इस ढंग से विमेन्स का रोल भी बहुत ज्यादा था, जिन्होंने रिवॉल्ट करके अपना हक वापस किया, तो कभी उन्होंने अपने आप को एक कमजोर भी नहीं समझा। ओवरऑल बात करें तो जो मैंने एक कंडीशन बताया है, ये प्लीज दिमाग में रखें, आपको इजी लगेगा, पूरा एक कंक्लूड करेगा आपको। 3 पर्टिकुलर स्टेट हो गए, छोटे छोटे टर्म जैसे मार्शलिस, नेशनल एंथम, सब क्वेश्चन पूछ देते हैं तो आपको इजीली हो जाएगा इसमें। और बात बाकी नाम आपको पता है, लुई नेशनल असेंबली क्रिएट किया गया मिराबू के द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि वो हालत बेकार थी। उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने भी फिर जैकोबिन क्लब बना के उसमें किया, लेकिन रेन ऑफ टेरर गलत काम था। नेपोलियन बोनापार्ट फिर अच्छा काम किया था, लेकिन उसने भी जैसे स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया था। तो आई होप ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने बिल्कुल इसको पार्ट बाय पार्ट कर दिया, आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगा, एक बार देख लेंगे पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं।